हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। चलिए इन 3 टॉपिक्स पे वन बाय वन हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फिलीपींस बन गया है ऐसा पहला देश जिसे हम ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात कही जाएगी, क्योंकि हमेशा से हमारा ये एम रहा है कि हम डिफेंस के सेक्टर में भी एक अच्छे एक्सपोर्टर बन के उभरें। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी फिलीपींस के साथ ये जो हमारी डील है ये काफ़ी मायनों में स्ट्रैटेजिक कहलाएगी। और इसके साथ ही 3 बैटरीज, जो ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज की डील हुई है, जिसे 2 इयर्स के स्पैन में फिलीपींस को डिलीवर किया जाएगा। और इन बैटरीज को जॉइंटली डीआरडीओ और रशिया की एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया, ये दोनों जॉइंटली से बनाते हैं। तो ये खास इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट की डील है। और जो मिसाइल्स हैं वो ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जो कि अगेन इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस नाम भी हम देखें तो ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा नदी को जोड़कर इसका नाम बनाया गया है। ओके, तो ये जो वेरिएंट है या ये जो इसका वर्जन है मिसाइल का, ये है शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम जो फिलीपींस ने खरीदा है। राइट, उनकी नेवी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, फिलीपींस के अलावा वियतनाम और थाईलैंड भी ऐसे साउथ ईस्ट एशियन देश हैं जिन्होंने इसको खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया है। अब फिलीपींस के साथ हमारी जो डील है वो इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि उनकी जो चाइना के साथ रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ चाइनाज इंटरवेंशन इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, वो फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे देश काफ़ी परेशान रहते हैं चाइना से, जैसे हम लैंड पर जो चाइना की घुसपैठ होती है उससे परेशान रहते हैं। फिलीपींस के जो फिशरमैन हैं उनको काफ़ी बार चाइनीज़ नेवी का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ब्रह्मोस की बात करें, इन मिसाइल्स की बात करें, तो इसकी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है 2.8 मैश, यानी 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड से करीब करीब 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। और इसे ग्राउंड, सबमरीन, सरफेस शिप्स एंड फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा हमने अभी 11 जनवरी को ही इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था, इसके C2C वेरिएंट का INS विशाखापट्टनम से। ओके, इंडोनेशिया के साथ भी हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रही हैं, एडवांस स्टेज पे हैं, तो जल्द ही हम शायद और ऐसी खबरें सुनने वाले हैं। राइट, देखिए चाइना, वैसे ही हमारी नज़र चाइना पे रहती है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है हमने हमेशा से उस पर जोर दिया है। ओके, क्योंकि देखिए हम टाइम टू टाइम उनके साथ कॉम्बैट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ एंगेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। स्पेशली इंडो पैसिफिक एरिया या इंडियन ओशन में हमारी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ती रहनी चाहिए और निरंतर होती रहनी चाहिए। उससे क्या होता है कि चाइना पर भी ये दबाव पड़ता है कि हमारा जो एंगेजमेंट है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी एक सागर पॉलिसी है। सागर पॉलिसी क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी मैरीटाइम कोऑपरेशन जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। राइट, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील मानी जाती है। और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम आसियान कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, उनके साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस लिहाज से भी ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी डील साबित होगी। राइट, देखिए UAE, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स को ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। ब्रह्मोस के अलावा हमारा जो खुद का स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम है हम उसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा मिसाइल सिस्टम है। ये हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल्स इन सबको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है अप टू अ रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। ओके, तो इसको ख़रीदने का इंटरेस्ट भी काफ़ी कंट्रीज़ ने दिखाया है, जैसे फ़िलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम, UAE, बहरीन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अरेबियन देश भी इसमें काफ़ी
इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर तौर पर हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जब आप डिफेंस इक्विपमेंट्स देशों को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रिलेशंस का जो स्तर है काफ़ी और ऊंचा हो जाता है, और आप एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बना लेते हैं पूरे रीजन में। स्पेशली चाइना को काउंटर करने की बात हो तो तब आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो ज़ाहिर तौर पर ये डील जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गूगल ने करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है, और इसकी पार्टनरशिप होगी एयरटेल के साथ। ओके, जिसमें से 700 मिलियन जो है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट से उसे एयरटेल का 1.28% स्टेक मिलेगा, यानी ओनरशिप मिलेगी, राइट। और $300 मिलियन जो है वो दूसरे कमर्शियल अग्रीमेंट्स के लिए आगे यूज़ किए जाएंगे। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये गूगल ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत की है, राइट, जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ साथ आने वाले 5 सालों में काफ़ी सारे कमर्शियल अग्रीमेंट्स को भी साइन किया जाएगा। अभी इनका जो फोकस रहेगा वो होगा एंड्रॉयड इनेबल्ड डिवाइसेस को कंज्यूमर्स तक एफोर्डेबल प्राइसेस में पहुंचाना, राइट, वाया इनोवेटिव एफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी पे जोर दिया जाएगा, ठीक है, कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो आम इंसान के रीच तक हो, राइट, वो उसे एक्सेस कर पाए। काफ़ी लोगों के लिए सपना ही रह जाता है। तो डिफरेंट प्राइस रेंजेस में इन फ़ोन्स को इनेबल किया जाएगा कंज्यूमर्स के लिए। गूगल ने लास्ट ईयर जियो में भी इन्वेस्टमेंट की थी, करीब $4.5 बिलियन की, ठीक है। तो उसमें भी, उसके तहत भी इन लोगों ने काफ़ी सारे अफोर्डेबल 4G डिवाइसेस को लॉन्च किया था। अब इसके अलावा और कौन से एरियाज़ हैं जिसमें ये लोग काम करेंगे? तो एक है क्लाउड इकोसिस्टम को और अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, उसको ग्रो किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो क्लाउड इकोसिस्टम से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स और इससे रिलेटेड इंजीनियर्स जो है, उस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। इसके अलावा वो लोग क्या करने वाले हैं, को क्रिएट इंडिया स्पेसिफिक नेटवर्क डोमेन यूज केसेस फॉर 5G। 5G यूज़ केसेस क्या होते हैं, ये वो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको और डेवलप किया जा सकता है। मतलब अगर आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है, हाई स्पीड नेटवर्किंग है अगर, तो वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही, राइट, और कुछ कुछ इसमें काम किया भी जा रहा है। तो ऐसी स्मार्ट सिटीज़ की जो की पॉइंट्स होंगी, जैसे मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, स्मार्ट एजुकेशन, राइट, ICT पब्लिक यूटिलिटी, स्मार्ट टूरिज्म, ई हेल्थ, स्मार्ट लाइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर आपके पास अच्छी नेटवर्किंग स्पीड है तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, ऑलराइट। इसके अलावा अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, इनकी भी काफ़ी बात की जाती है, तो अनमैन्ड व्हीकल्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग एक सेक्टर है, राइट, मैचेस का जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर 5G ड्रोन्स, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट, 5G ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन्स में भी, पब्लिक यूटिलिटीज़, ट्रेन्स में ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो वाईफाई फैसिलिटीज़ है, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम वाईफाई फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो और अच्छी हो सकती है, ओके। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर है, और है आपका एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ऑनलाइन एजुकेशन का ज़ोर किस तरीके से बढ़ रहा है। लॉकडाउन के बाद तो हमने किस तरीके से शिफ्ट कर लिया है, राइट, ऑनलाइन एजुकेशन पे एक तरीके से। तो ज़ाहिर तौर पर आने वाले दिनों में अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप हो जाती है तो हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं। तो अमेरिका का जो कॉम्पिटिस एक्ट है वो है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट ऑफ 2022, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है इसका पर्पस, कि नए नए टैलेंट्स को वहाँ पे मौका दिया जाए, स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्योंकि जाहिर है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को आप चांस देंगे तो उतना ही ज़्यादा इनोवेशन आएगा और उससे ही और इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाएगी, राइट। देखिए इसमें और क्या चेंजेस किए हैं,
तो ये अमेंड करता है वहाँ के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट को, और एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी W नॉन इमिग्रेंट्स। ठीक है, जो किन के लिए होगी, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ओनरशिप इंटरेस्ट रखते हैं एक स्टार्टअप एंटिटी में, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ हैं उस स्टार्टअप में, और उनके स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए भी ये लागू हो जाएगा। अब ये बिल में और क्या क्या खास बात है, जो न्यूमेरिकल लिमिट्स होती हैं इमिग्रेंट वीज़ाज़ पे उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। ओके, कुछ फॉरेन नेशनल्स के लिए और ऑफ कोर्स उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके लिए जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की है स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में किसी भी यूएस के ऐसे इंस्टीट्यूशन से। ऑलराइट, या तो किसी फॉरेन कंट्री से उन्होंने ये डिग्री ली हो जो यूएस के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के इक्विवेलेंट हो। ऐसे लोगों के लिए इसमें वीज़ा में जो न्यूमेरिकल लिमिट होती है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडियंस के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ की सब में टॉप पोजीशंस पे इंडियंस ही हैं, और हर साल बड़े सारे इंडियंस स्पेशली इंजीनियर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वो वहाँ पे जाने की बहुत इच्छाएं रखते हैं, राइट। तो इस बिल से क्या होगा, इंडियन टैलेंट को वहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के मौके मिलेंगे, राइट, और स्किल्ड वर्कर्स को भी वहाँ पे ज़्यादा देर तक काम करने का मौका मिलेगा। हर साल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो H1B वर्क परमिट्स को देता है, राइट। 85,000 ऐसे परमिट्स होते हैं, उसमें से 65,000 जो होते हैं वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस और दूसरे जो हैं वो फॉरेन वर्कर्स के लिए होते हैं जिन्होंने मास्टर या हायर यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की होती है यूएस में। ओके, अब हम जानते हैं कि इस H1B वर्क परमिट का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस ले जाते हैं। इंडियंस को ये वर्क परमिट बहुत बड़े स्केल पे मिलता है, और इंडियन कंपनीज़ को भी, राइट। तो अगर ये नई कैटेगरी अगर आ जाती है तो इंडियंस को वहाँ पे काम करने की और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे और भी प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी को ये डायरेक्ट किया जाएगा कि वो प्रोसीजर्स ले डाउन करे किसी भी फॉरेन नेशनल के लिए जो स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखता है, अपना स्टार्टअप खोलने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी सेल्फ पिटिशन दे सकता है W1 नॉन इमिग्रेंट में आने के लिए, राइट। और अगर उसका जो स्टार्टअप है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही हाई लेवल पे उसकी ग्रोथ होती है, तो ऐसे स्टार्टअप को 8 इयर्स का एक्सटेंशन भी आगे मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे W1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वैसे W2 वीज़ाज़ भी पर्सनल्स को दिए जाएंगे जिनको बहुत ही एसेंशियल माना जाएगा वहाँ की ग्रोथ के लिए, और उनकी स्टार्टअप एंटिटी बहुत अच्छे से अगर वर्क करती है तो उनको W2 वीज़ाज़ भी दिए जाएंगे, जिसमें और फिर रियायतें होंगी और उनको और ज़्यादा रहने का मौका फिर वहाँ मिलेगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।